एक अज्ञात समय बीतने के बाद ज्योति की पलकें, जो गर्म पानी के झरने में गहरी नींद में थी, धीरे धीरे झपकने लगीं। अपने सपनों में ज्योति एक बिल्कुल अलग दृश्य का अनुभव कर रही थी। वो लगातार ठंडी कपकपाती हवा में चल रही थी। उसके सामने वो जिद्दी आकृति थी जो उसे खींच रही थी। ज्योति की आंतरिक ठंड अब और नहीं दबाई जा सकती थी। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां छोड़ने की कोशिश की ताकि उस आकृति पर बोझ ना बने, अचानक उस आकृति की हथेलियों से गर्मी निकली। गर्मी से उसका शरीर कांप उठा। ये बेहद दर्दनाक था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गर्मी से जलकर मर रही हो, लेकिन इस समय वो आकृति अचानक घूमी और उसे गले लगा लिया। उसकी बाहें मजबूत और बलवान थीं। उसने ज्योति को कसकर गले लगा लिया, मानो वो उसके शरीर को अपने शरीर में समा लेना चाहता हो। ज्योति एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। जब से वो छोटी थी, उसे कभी किसी पुरुष ने इस तरह गले नहीं लगाया था। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसकी गर्मी अचानक बहुत हल्की हो गई। वो ज्योति के शरीर में उमड़ पड़ी, उसकी शिराओं से होकर बही और पूरे शरीर में फैल गई। ये गर्मी उसके शरीर की मध्य रेखाओं से होकर गर्म वसंत हवा की तरह गुजरी, जिससे उसका जमा हुआ शरीर एक बार फिर जाग उठा। इस तरह उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे वापस आ गई। उसकी जीवन शक्ति की ज्वालाएं एक बार फिर जल उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की बर्फ उड़ गई हो और मौसम और गर्म होता जा रहा हो। ज्योति ने अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश की। इस बार उसे उस आकृति का रूप साफ दिखाई दिया। ज्योति को अविश्वास हुआ। उसकी नजर में उसका रूप धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। अंततः उसने स्पष्ट रूप से देखा। जैसे ही उसकी पलकें थोड़ी कांपने लगीं, ज्योति ने अपनी आंखें खोली। नीले वस्त्र पहने एक युवक की आकृति धुंधली से स्पष्ट हो गई। वह परिचित एहसास, वह परिचित पीठ। आदर्श। ज्योति का दिल तरह तरह की भावनाओं से भर गया था। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी बर्फीले मैदानों में है। किसी आकृति द्वारा उसे खींचे जाने का दृश्य उसके मृत्यु सापेक्ष अनुभव के कारण उसे हुआ एक भ्रम मात्र था। और उसके सपने में वो आकृति जो हमेशा उसके साथ रही और अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ा, वो आकृति जो जलती हुई सुनहरी लाल लपटों के साथ दिखाई दी और बेहोश होने से पहले तलवार से वार करती हुई, ये सब उसके सामने मौजूद आदर्श में विलीन हो गई। ये अभी भी अंतहीन बर्फीला मैदान था और अभी भी लगातार चलने वाला बर्फीला तूफान था, लेकिन वो अब गर्म पानी के झरने के बीच में थी और आदर्श ने उसे कसकर गले रखा था। वो पहले कभी किसी पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। उसने अपने कपड़े बिखरे हुए देखे, पानी में भीगे हुए पारदर्शी हो गए थे, जिससे उसका सुडौल शरीर कुछ हद तक बेरोक टोक लग रहा था। यहां तक कि ज्योति, जो हमेशा शांत रहती थी, उसके गालों पर लालिमा छा गई। उसकी धड़कन और रक्त प्रवाह तेज हो गया। वो इस निकटता को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकी। वो अवचेतन रूप से आदर्श को दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेड जैसी बाहें ऊपर उठाईं, उसने उन्हें धीरे से नीचे कर लिया। वो जानती थी कि आदर्श ही था जिसने उसे 2 बार नर्क के द्वार से वापस खींच लिया था। उसकी जीवन शक्ति जो नष्ट हो गई थी, आदर्श की युवान क्यूई की बदौलत वापस आ गई। उसने उसे गोद में लेकर उसकी सूखी और जमी हुई शिरोबिंदुओं में शुद्ध यांग युवान क्यूई पहुंचा दी थी। आदर्श के आलिंगन और उसकी सांसों को महसूस करते हुए ज्योति को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। खासतौर पर वो शुद्ध यांग ऊर्जा जो आदर्श के शरीर से लगातार उसमें स्थानांतरित हो रही थी, ज्योति को बेहद आकर्षित कर रही थी। ज्योति चुप रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो इस अंतहीन बर्फीले तूफान में शांति और गर्मी का आनंद ले रही थी। उसने आदर्श की तरफ देखा और मुस्कुराए बिना न रह सकी। इस मुस्कान में उसका चेहरा अभी भी लाल था, जो झरने के पानी से लाल हो रहा था। वो सुंदर और उत्तम था। बस जब वो मुस्कुरा रही थी, तभी उसकी आंख के कोने से आंसुओं की एक धारा बह निकली। वो धीरे से नीचे गिर गई और मानो किसी तरल और गैस के बीच खो गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है। उसकी यादों में बहुत लंबे समय से उसे रोने का एहसास नहीं हुआ था। आदर्श के प्रकट होने से पहले वास्तविकता और सपने एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसके कारण वो ये भेद करने में असमर्थ थी कि कौन सा सपना था और कौन सी वास्तविकता। हालांकि वो आकृति जिसने बर्फीले तूफान का सामना किया था तथा अंत तक जब वो मृत्यु के कगार पर थी, उसे नहीं छोड़ा था, यहां थी। इसके अलावा वो हाथ जिसने उसे गर्माहट दी थी और उसे बर्फ की गहरी खाई से धीरे धीरे ऊपर खींचा था, वो भी यहीं था। इतने लंबे समय तक वो एकांत में अपने सैन्य पथ पर चलती रही। प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियन से जूझते हुए उसे बचपन से ही दूसरों द्वारा हाशिए पर और बहिष्कृत किया गया था। फिर भी उसने अपनी किस्मत बदलने के मौके की तलाश कभी नहीं छोड़ी, भले ही उम्मीदें बेहद कम थीं। वो अपने अभिमान के साथ अडिग रही। उसका दृढ़ निश्चय उसके बाहरी रूप से मेल नहीं खाता था और वो लगभग कभी भी दूसरों की मदद स्वीकार नहीं करती थी। आखिर वो एक इंसान ही तो थी। कभी किसी इंसान ने उसके अंदर की दुनिया में कदम नहीं रखा था, लेकिन अब आदर्श की बाहों में उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जब वो निराश हो तो कोई उसका साथ दे और उसकी मदद करे तो उसे सचमुच बहुत खुशी होगी। तुम जाग रहे हो?
आदर्श ज्योति के जागने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो सचमुच जाग गई तो आदर्श को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे इतना स्पष्ट दृश्य कैसे समझाए। आदर्श की प्रतिक्रिया देखकर ज्योति धीरे से मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि आदर्श के शरीर से निकलने वाली शुद्ध यांग ऊर्जा उसके शरीर में मौजूद शुद्ध यिन ऊर्जा के साथ हल्की सी प्रतिध्वनित हो रही थी। एक एकीकृत संतुलन था जिसके कारण वो आदर्श से अलग होने में हिचकिचा रही थी। शुद्ध यिन और शुद्ध यांग विश्व के नियमों में पूरक अस्तित्व थे। एकाकी यिन जन्म नहीं देता था और एकांत यांग विकास नहीं होने देता था। यिन और यांग का एक दूसरे में समाहित होना स्वाभाविक था। इससे आदर्श और ज्योति को एक दूसरे के प्रति एक सहज आकर्षण का एहसास हुआ। अगर वे एक हो जाते तो यिन और यांग युआन क्यूई आपस में प्रतिध्वनित होते, जिससे उन दोनों को अनंत लाभ मिलते। संभोग साधना को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ त्वचा के संपर्क में रहने से ही उन्हें एक दूसरे की युआन ची से पोषण मिलता हुआ महसूस हुआ। ज्योति की यिन मेरिडियन में उनके शरीर में एक गर्माहट फैल रही थी, जिससे उसके शरीर की ठंडी ची काफी हद तक कम हो गई। आदर्श ने महसूस किया कि उसकी दीप्तिमान सूर्य ची और भी सघन हो गई है। यहां तक कि उसके पीछे एक धुंधली स्वर्ण कौवे जैसी प्रेत छवि भी दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ज्योति की नजरें और भी कोमल होती गईं। अपने और आदर्श के अनुभवों के बारे में सोचकर वो भावुक हो गई। किसने सोचा होगा कि क्लाउड वाइल्डनेस का वो युवक जिससे वो उस समय मिली थी, एक के बाद एक कदम उठाकर आज इस मुकाम और इस दृश्य तक पहुंच गया है। क्लाउड वाइल्डनेस में मुलाकात से लेकर लिन परिवार की पर्वत श्रृंखला में पुनर्मिलन, डेजोलेट हेवन तकनीक चाय सत्र और फिर उस रात के भोज और अवशेष परीक्षण तक, अंततः ये महान महारानी के मुकदमे का अभियान था। ज्योति को एहसास हुआ कि आदर्श के लिए उसकी भावनाएं चुपचाप बदल गई थीं। इस बदलाव से ज्योति को शुरुआत में घबराहट हुई, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गई। वो बहुत ही स्वतंत्र और जिद्दी लड़की थी। हालांकि वो उदासीन थी, लेकिन एक बार दृढ़ निश्चय कर लेने पर वो अपने मूल इरादों के साथ सभी बाधाओं का डटकर सामना करती। उसने कभी उन चीजों पर पछतावा नहीं किया जिनके बारे में उसने मन में ठान लिया था। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन इस एकाकी और ठंडी दुनिया में उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और एक दूसरे को गर्माहट दी। युद्ध का रास्ता एकाकी था। अगर कोई विश्वास पात्र मिल जाए तो बहुत खुशी होती थी। आदर्श और ज्योति बर्फ और हिम की इस दुनिया में थे जहां आसमान में बर्फ लहरा रही थी, लेकिन वे दोनों एक उबलते हुए गर्म पानी के झरने में बैठे थे। अगर वे अपने हाथ आगे बढ़ाते तो वे पास ही जमी बर्फ को छू सकते थे। ये दृश्य बेहद मनमोहक था। झरने का पानी साफ था और पानी की सतह पर धुंध तैर रही थी और भाप लगातार उठ रही थी। जैसे ही आदर्श ने ज्योति को पीछे से गले लगाया और उसके कोमल शरीर को महसूस किया, उसके दिल में एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई। वो ज्योति के हाव भाव नहीं देख पा रहा था, बस उसके लाल होते कान देख पा रहा था। आदर्श की सांसों से निकली गर्म हवा ज्योति के क्रिस्टल जैसे साफ कानों पर पड़ी, जो लाल जेड जैसे थे। ज्योति के कानों में गुदगुदी हुई और उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। ज्योति ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, जिससे उसका शरीर सहज ही आदर्श से दूरी बनाने की कोशिश करने लगा। हालांकि आदर्श के शरीर से निकलने वाली आभा में अभी भी यिन यांग ऊर्जा का स्वाभाविक आकर्षण था, इसलिए ज्योति ऐसा करने से हिचकिचा रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी लंबी और घुमावदार पलकें ठंडी हवा में नाचती काली तितली के पंखों की तरह हल्की सी कांप रही थीं। आदर्श और ज्योति वहां लगभग 5 घंटे रहे। कुल मिलाकर आदर्श ने 3 लाल कमल के बीज खाए। उन्होंने कमल के बीजों में मौजूद सारी शुद्ध यांग ऊर्जा को लगातार पचाया और उसका एक हिस्सा ज्योति को हस्तांतरित किया। इस तरह ज्योति के शरीर के प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाले मेरिडियन के कारण उत्पन्न होने वाली हिम क्यूई अंततः दब गई। ज्योति का साधना स्तर आदर्श से ऊंचा था। उसके लगभग मर जाने का कारण हिम राक्षसों द्वारा पहुंचाई गई चोटें नहीं थीं, न ही अत्यधिक बर्फीले मैदानों में भयानक हिम क्यूई थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसके प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाले शिरोबिंदुओं में हिम विषाक्त पदार्थ उत्तेजित हो गए थे, जिन्हें दबाने का कोई उपाय नहीं था। अब शुद्ध यांग ऊर्जा ने बर्फ के विषाक्त पदार्थों को संतुलित कर दिया था, इसलिए ज्योति ठीक हो गया था। हालांकि ठंड के जहरीले तत्व बस अस्थायी रूप से दब गए थे। ये उसके प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुके मेरिडियंस को पूरी तरह से ठीक करने से कोसों दूर था। धीरे धीरे आदर्श के एक्यूपंक्चर बिंदुओं से कोई शुद्ध यांग ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो रही थी। किसी कारण से, शायद उसके शरीर में प्रवेश कर रही शुद्ध यांग ऊर्जा के कारण या किसी और कारण से, ज्योति का चेहरा अभी भी लाल था। इसने उसके सामान्य अलौकिक व्यवहार में एक दुर्लभ मासूमियत और कोमलता भर दी थी। युगल साधना के इन 5 घंटों ने आदर्श और ज्योति को बहुत लाभ पहुंचाया। आदर्श अभी अभी युवान आधार क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा था और उसने लाल कमल के शुद्ध यांग औषधीय सत्व का अत्यधिक अवशोषण कर लिया था, इसलिए उसका साधना स्तर स्थिर नहीं था। और अब ज्योति की शुद्ध यिन ऊर्जा के पोषण से उसके दानतेन में ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर हो गई, जिससे उसके साधना स्तर का आधार दृढ़ हो गया। जहां तक ज्योति की बात है,
तो उनका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे वापस जिंदा करने के अलावा उसे हल्का सा एहसास हो रहा था कि उसकी साधना का स्तर सुधर गया है। वो अगले साधना स्तर तक पहुंचने के करीब पहुंच रही थी। शुद्ध यांग ऊर्जा के धीरे धीरे विलुप्त होने के कुछ समय बाद ज्योति ने ऊपर देखा। उसकी चमकदार आंखों में आदर्श की आकृति का प्रतिबिंब था। आदर्श, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? विशाल बर्फीले मैदान में बर्फीले तूफान के कारण दृष्टि बाधित होने के कारण ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, और ज्योति ने महसूस किया कि ईश्वरीय आगमन मीनार सभी को एक अलग रहस्यमयी क्षेत्र का अनुभव कराती है। ये अविश्वसनीय था कि आदर्श ने उसे बर्फीले मैदान में कैसे ढूंढ निकाला। ये गॉड एडवेंट टॉवर की आइटम स्पिरिट थी जिसने मुझे आपके ठिकाने के बारे में बताया। आदर्श ने ईमानदारी से उसे गॉड एडवेंट टॉवर में अपने अनुभव के बारे में बताया, जिसमें यह भी शामिल था कि उसने लाल कमल कैसे पाया, जिसका उसने मोटे तौर पर विस्तार से वर्णन किया। जब ज्योति ने सुना कि कैसे सफेद वस्त्रधारी महिला को गॉड एडवेंट टॉवर में एक विपत्ति का सामना करना पड़ा, जिससे उसे प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई सीलबंद ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उसका दिल दहल गया। तुमने क्या कहा? उस सांवले युवक का वास्तव में ऐसा इतिहास था। वरिष्ठ आइटम आत्मा को उसे मारने के लिए गहरी नींद में जाना पड़ा। ज्योति ने उस सांवले युवक पर ध्यान दिया था। वो रहस्यमय था और उसका असामान्य व्यवहार उसे हमेशा संदिग्ध बनाता था। अगर वो सांवला युवक वाकई एक ऊर्जा जीवन शक्ति था जो ईश्वरीय आगमन मीनार की रक्षा कर रहा था, तो ज्योति को आश्चर्य नहीं होता। लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पहचान एक अज्ञात दुष्ट जाति की थी जो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र और ईश्वरीय आगमन मीनार के खिलाफ साजिश रच रही थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। वो सांवला युवक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उसे प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई सीलबंद ऊर्जा का उपयोग करने के लिए वरिष्ठ आइटम स्पिरिट की इतनी भारी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस सांवले युवक के पीछे एक मूक समर्थक है। हो सकता है वरिष्ठ आइटम स्पिरिट उस रहस्यमय समर्थक से जूझ रहा हो। और उसने ये भी कहा, ब्लड मून से सावधान रहें। ब्लड मून। ज्योति ने इस पर विचार किया। इन शब्दों ने उसे एक दृश्य याद दिला दिया। आदर्श, क्या तुम्हें याद है, गॉड एडवेंट टॉवर में प्रवेश करने से पहले हमारी प्रतिभाओं को क्रिस्टल कॉलम के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता था। वहां 6 स्तर थे। सबसे ऊंचा स्तर डैश कैनोनाइज्ड गॉड डैश था। उसके बाद डैश शूरा डैश कमा डैश सेस डैश सोल कमा डैश ग्रैंड मास्टर डैश कमा डैश नाइट। उस समय मुझे सोल रेटिंग मिली थी, जबकि आपको ग्रैंड मास्टर। मुझे शायद डैश सोल रेटिंग मेरे स्वाभाविक रूप से समाप्त हुए मेरिडियन के कारण मिली होगी। बाकी लोगों को डैश नाइट डैश रेटिंग मिली थी, और कुछ को तो डैश मार्क पूरा करने में असफल डैश भी मिला था। हालांकि इस स्थिति में मूल्यांकन के अंत के करीब 2 अन्य लोगों को भी आपके जैसा ही ग्रैंड मास्टर रेटिंग मिली थी। ज्योति के ये कहते ही आदर्श को सहज ही उनकी याद आ गई। ये दोनों लोग साथ साथ आगे बढ़े थे। उनका ठिकाना एक रहस्य था और उन्होंने धूसर रंग के वस्त्र पहने हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए हैं। अब ज्योति के अचानक ये उल्लेख करने पर आदर्श को अचानक एहसास हुआ कि 2 लोगों के ग्रे लंबे वस्त्रों पर रक्तलाल अर्धचंद्र कढ़ाई किया गया था। क्या तुम उनके कपड़ों पर बने ब्लड मून के पैटर्न की बात कर रही हो? आदर्श आशंकित हो गया। ये दोनों लोग समान रूप से रहस्यमय थे और उनमें उस सांवले युवक से कई समानताएं थीं। अगर वे एक ही गुट से आते तो कोई आश्चर्य नहीं होता। ये संयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि कोई सुपर गुट हो जिसके बारे में हम में से किसी को पहले पता न हो। वे कोई साजिश रच रहे हैं और उनके इरादे शायद नेक नहीं होंगे। स्वर्गयुग जगत को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ज्योति ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला एक महागुट कैसे प्रकट हुआ? क्या उनका संबंध प्राचीन काल से हो सकता है, या वे किसी दूसरी दुनिया से आए थे? चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, ये अच्छी खबर नहीं थी। चलो चलें। वो काली चमड़ी वाला युवक भले ही मर गया हो, लेकिन अभी 2 और हैं। हमें सावधान रहना होगा। काश हम उस प्राचीन महान महारानी की मान्यता प्राप्त कर सकें। ज्योति गर्म पानी के झरने में खड़ी हो गई। उसके गीले कपड़े उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। उसके खड़े होते ही आदर्श उसकी मनमोहक पीठ देख सकता था। उसके शरीर से तरह तरह के रहस्योद्घाटन हो रहे थे। ज्योति ने भी ये देखा और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। अपनी जेड जैसी भुजाओं से अपने शरीर को ढकते हुए उसने अपनी युआन क्यूई प्रवाहित की और अपने कपड़ों से पानी वाष्पित कर दिया। दुर्भाग्यवश चूंकि उसके पास प्राकृतिक यिन मेरिडियन थे, इसलिए उसकी शारीरिक विशेषताएं ठंडे यिन की ओर झुकी हुई थीं, इसलिए पानी को वाष्पित करने में उसे कई सेकंड लग गए। किसी भी प्रकार की बुराई न देख पाने के कारण आदर्श ने थोड़ी अनिच्छा के साथ अपना सिर घुमा लिया। उसने सूखी खांसी के साथ कहा, वरिष्ठ आइटम स्पिरिट के गहरी नींद में जाने से पहले उसने मुझे तुम्हें बचाने के लिए प्रेरित किया था। मुझे लगता है वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचती थी और उसने पहले ही हमें महारानी का सम्मान दिलाने के बारे में सोच लिया था। विशाल बर्फीले मैदान में आदर्श और ज्योति बर्फ के बीच आगे बढ़ते हैं।
आदर्श ने ज्योति का हाथ थाम रखा था और उनकी युआन क्यूई एक दूसरे के पूरक बनकर एक आदर्श संतुलन बना रही थी। इस स्थिति में ज्योति को अब अपने शरीर में फ्रॉस्ट क्यूई को दबाने में असमर्थता महसूस हुई, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति लगातार खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वे बर्फीले मैदानों में गहराई तक गए, बर्फीली क्यूई इतनी ज्यादा हो गई कि उसने लाल कमल के बीजों की शुद्ध यांग ऊर्जा को पूरी तरह से दबा दिया। नतीजतन उन दोनों को ठंड से बचने के लिए अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में भी वे बिना किसी कठिनाई के टिके रह सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज्योति आदर्श के साथ बर्फ में टहल रहे हों। आदर्श का हाथ थामे ज्योति को मन हल्का हुआ। उसे अचानक लगा कि स्वर्ग की अवहेलना करके और अपने अहंकार और अकेलेपन पर अड़े रहकर अपनी किस्मत बदलने का उसका पिछला संकल्प बहुत जिद्दी था। उसने कभी इस बात का अनुभव नहीं किया था कि किसी का उसके साथ होना, किसी पर भरोसा करना इतना आनंददायक होता है। शायद ये उसे अत्यधिक बर्फीले मैदानों द्वारा दिया गया संकेत था। उसकी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियन का मतलब था कि उसके शरीर में हिम यिन ऊर्जा की अधिकता थी, जिसे निकालने का कोई उपाय नहीं था। जब वो 500 वर्ष की हो जाएगी तो हिम विषाक्त पदार्थ सक्रिय हो जाएंगे और उसकी जीवन ज्योति बुझा देंगे। और उसकी समाप्त हो चुकी मेरिडियन को जोड़ने की विधि का मतलब था इस ठंडी यिन ऊर्जा को खत्म करना। एकाकी यिन जन्म का कारण नहीं बनता था और एकांत यांग विकास की अनुमति नहीं देता था। ये दुनिया का एक स्वाभाविक तथ्य था और उसकी ठंडी यिन ऊर्जा को ठीक करने का तरीका संभवतः यिन यांग संतुलन ही था। 1 वर्ष पहले शेनतु परिवार ने जिस महान महारानी अवशेष को परिष्कृत किया था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वो उनकी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी शिरोबिंदुओं को ठीक करने में सक्षम है, वो एक शुद्ध यांग औषधि थी। ये महसूस करते हुए ज्योति ने आदर्श को गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी झलक थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इस समय आदर्श के हाथों से आ रही गर्म शुद्ध यांग ऊर्जा ने ज्योति को बेहद सुकून का एहसास कराया। उन्होंने विशाल बर्फीले मैदान को पार करने के लिए ऐसी गति का प्रयोग किया जिसे तेज नहीं माना जाता था। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे ऐसे चल रहे थे मानो वे दुनिया के छोर की ओर जा रहे हों। अज्ञात समय बीतने के बाद उन्हें बर्फीले मैदानों में एक नदी दिखाई दी। यहाँ कड़ाके की ठंड के बावजूद नदी जमी नहीं थी। नदी का नीला पानी किसी जेड बेल्ट की तरह बह रहा था और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि नदी का दूसरा किनारा नीले और सफेद फूलों से ढका हुआ था। ये फूल बेहद छोटे थे, उनकी पंखुड़ियां बर्फीले कांच की तरह साफ थीं। ठंडी हवा के साथ लहराते हुए वे किसी को भी उन प्रसिद्ध लाल मकड़ी लिली की याद दिलाते थे जो किसी मृत आत्मा की यादें ताज़ा कर देती थीं। ये फूल, ये दृश्य देखकर ज्योति भावुक हो गया। ये असली फूल नहीं है, बल्कि कानून से निकले फूल हैं। ज्योति का शरीर शुद्ध यिन था, जिसमें प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाली मेरिडियन थी, इसलिए वो शुद्ध यिन कानूनों के प्रति बेहद संवेदनशील थी। वो एक नज़र में ही इन फूलों का सार पहचान सकती थी। मनमोहक। इस नदी में दुनिया के नियम प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, जिसके नतीजतन फूल बनते हैं। ये वाकई जादुई है। अरे, वहां कोई है। ज्योति चौंक गया जब उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। आदर्श ने उसके इशारे पर ध्यान दिया और सचमुच सफेद और नीले फूलों की क्यारी में उसे एक औरत की धुंधली आकृति दिखाई दी। महिला ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और पैर नंगे थे। वो अपने पंजों के सहारे हवा में टहल रही थी। उसके हर कदम से उसके पैर के नीचे एक नीला सफेद फूल खिल रहा था। फूल तेजी से खिल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो नदी के उस पार के सारे नीले सफेद फूल नीले कपड़े पहने महिला के कदमों से ही बने हों। महिला ने आदर्श और ज्योति पर ध्यान ही नहीं दिया। वो बस नदी के पानी के विपरीत धीमी गति से ऊपर की ओर बढ़ रही थी, मानो वो समय की नदी के विपरीत दिशा में चल रही हो। ये थी वो तस्वीर। ज्योति का दिल धड़क उठा। ये दृश्य स्पष्ट रूप से वही था जो उसने गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे तल पर चित्र में देखा था। वो मानव आकृति प्राचीन महान महारानी की थी। आदर्श, क्या तुम ये देख रहे हो? ज्योति ने आदर्श का हाथ पकड़ लिया और महान महारानी की आकृति का अनुसरण करना चाहा। आदर्श ने सिर हिलाया। मैं उसे देख तो रहा हूं, पर धुंधला सा है। मैं उसकी शक्ल साफ नहीं पहचान पा रहा हूं। उसका फिगर भी मुझे आधा ही दिख रहा है। आदर्श को लगा कि प्राचीन महान महारानी की आकृति अंतहीन शून्य में विलीन हो गई है, जिससे वो शून्य के आर पार नहीं देख पा रहा है। ज्योति ने जो देखा वो बहुत ही स्पष्ट दृश्य था। वो प्राचीन महान महारानी के भाव भी देख सकती थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी, मानो वो स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों पर विचार कर रही हो। बस उसकी भौं के बीच में उदासी और चिंता की एक झलक थी। ये काफी परेशान करने वाला था। महान महारानी की आकृति को देखकर ज्योति भी उनकी मनोदशा से प्रभावित हो गई और वो भी निराश हो गई। उसने गहरी सांस ली और आदर्श का हाथ पकड़कर उसके पीछे भागी। ज्योति को नीली नदी के बहाव में कदम रखते देख आदर्श का दिल धड़क उठा। नदी अजीब लग रही थी और कौन जानता था कि अगर वे उसमें उतर गए तो क्या होगा। हालांकि उसने फिर भी ज्योति पर विश्वास करना चुना और उसके पीछे पीछे चला। पानी में दोनों पैर होने से उन्हें ठंडक का एहसास हुआ।
वे पानी में लटके रहे और डूबे नहीं। इस तरह आदर्श और ज्योति ने धारा के विपरीत दिशा में बढ़ते हुए महारानी का पीछा किया। महान महारानी बहुत धीरे धीरे चल रही थीं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके बीच दूरी बनी हुई थी, न तो वे बहुत दूर थीं और न ही बहुत पास। ये तब तक चलता रहा जब तक आदर्श और ज्योति नीली नदी पार करके विपरीत किनारे पर नहीं पहुंच गए। तभी आदर्श को सब कुछ साफ दिखाई दिया। नदी के इस पार नीले सफेद फूल अलग अलग थे। उनकी पंखुड़ियां तरह तरह के आकार की थीं और आसमान में हमेशा बदलते बादलों की तरह थीं। शायद हर फूल में एक अलग दाव छिपा था। ये तथाकथित जंगली फूल में स्वर्ग जैसा था। धीरे धीरे प्राचीन महान महारानी की आकृति धुंधली होती गई, मानो वो शून्य में विलीन होने से पहले दुनिया में विलीन हो रही हो। आदर्श घबरा गया। उसे कुछ महसूस हुआ। फिर अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नदी के उस पार विशाल, बेहद ठंडा, बर्फीला मैदान गायब हो गया था। इसके स्थान पर एक मनोरम दृश्य था। नदी का पानी उमड़ घुमड़ रहा था और मनमोहक हवा फैल रही थी। नदी के दोनों किनारे फूलों और घास से भरे हुए थे। हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी और हर तरफ जीवन की रौनक थी। वनस्पतियों के बीच घूमते हुए आदर्श ने पक्षियों और तितलियों को फूलों के बीच से उड़ते हुए भी देखा। हालांकि वे असली नहीं थे, बल्कि प्राकृतिक नियमों से बने थे। इस अचानक बदलाव से आदर्श को अविश्वास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पहले वाला अंतहीन बर्फीला मैदान उसका भ्रम हो। यदि उसके शरीर में बची हुई बर्फ की परत न होती तो आदर्श को यह भी संदेह होता कि क्या उसने सचमुच उस बर्फीले मैदान को पार किया था। आखिरकार हमने उस बर्फीले मैदान को पार करना पूरा कर लिया है। इस बेजान बर्फीले मैदान को इस स्वर्ग से एक नदी अलग करती थी। आदर्श को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र पर आश्चर्य हुआ। आदर्श के पास ज्योति ने सोचा, मुझे कुछ समझ आ गई है। जिस बर्फीले मैदान से हम अभी गुजरे हैं वो बेहद ठंडा यिन है, और जिस लावा झील का तुमने पहले जिक्र किया था जहां तुमने लाल कमल तोड़ा था वो बेहद यांग है। चाहे शुद्ध यांग हो या शुद्ध यिन, ये सब मिलकर मृत्युलोक का निर्माण करेंगे। और नदी के इस पार ये यिन यांग ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। यहाँ ये दोनों एक हैं और इस प्रकार प्राकृतिक नियम इस जीवंत दृश्य का निर्माण करते हैं। ये संभवतः वो सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है जो मुझे अत्यधिक ठंडे बर्फीले मैदानों ने दिया है। यिन यांग संतुलन वास्तव में सबसे सरल तर्कों में से एक था। लोगों को इतना सरल तर्क पता होने के बावजूद इस विचार को चरम सीमा तक ले जाना इतना आसान नहीं था। जब शुद्ध यिन और शुद्ध यांग एक दूसरे से मिलते हैं तो कभी कभी ये यिन यांग सामंजस्य नहीं होता, बल्कि इसका परिणाम संघर्ष होता है जो एक दूसरे को मार डालता है। ओ, वहां एक महल है। ज्योति ने हाथ से इशारा किया। आदर्श ने देखा तो उसे एक महल दिखाई दिया जो खूबसूरत फूलों और पेड़ों से घिरा हुआ था। महल बहुत भव्य तो नहीं था, लेकिन एक अद्भुत एहसास देता था। यह आसपास के माहौल के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और प्राकृतिक एहसास होता था। जांचते परखते हैं। ज्योति ने आदर्श का हाथ थामा और महल की ओर चल पड़ी। गॉड एडविन टॉवर की आइटम स्पिरिट ने पहले ही कह दिया था कि जब वो अत्यधिक बर्फीले मैदानों को पार कर लेगी तो उसे एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी वो हकदार है, यानी अपनी किस्मत बदलने का मौका। और महल के इस अचानक प्रकट होने से ज्योति को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये उसके दिल की गहराई से एक आह्वान था। बर्फीले मैदान पर बना ये महल न जाने कब से यहां खड़ा था। हालांकि इतने लंबे समय तक खड़े रहने के बावजूद ये महल पुराना नहीं लग रहा था। ये चमक रहा था। जैसे ही आदर्श और ज्योति महल के करीब पहुंचे, महल का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया और दरवाजे के पीछे लाल रंग की एक लंबी जेड सीढ़ियां थीं। यहाँ के बहुत से साज सामान जेड से तराशे गए थे और वे वास्तव में जेड जैसी अलौकिक इमारत वाक्यांश के अनुरूप थे। आदर्श और ज्योति सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। सीढ़ियों के दोनों ओर कई खंभे थे। एक स्तंभ पर आदर्श ने शब्दों की एक पंक्ति देखी। नीला इंद्रधनुष रक्त चंद्रमा को भेदता है, बर्फ की ठंड भगवान रसातल को सील करती है। शब्दों का फॉन्ट शानदार था और वे बेबाक ढंग से लिखे गए थे। हर अक्षर की स्ट्रोकिंग एक तैरते हुए अजगर की तरह थी। शब्दों में मानो देवताओं की सांसें प्रवाहित हो रही हों, मानो किसी ने यूं ही तलवार से यूं ही लिख दिया हो। शब्दों के नीचे एक नाम लिखा था, आश्चर्यजनक इंद्रधनुषी तलवार, नीला यांग भगवान। नीला यांग भगवान। आदर्श अवचेतन रूप से उस नाम को नीले कपड़े पहने तलवारबाज से जोड़ने से खुद को नहीं रोक सका जिसे उसने डिस्क सरणी छवियों में देखा था। क्या जबरदस्त तलवार का इरादा है। ज्योति का हथियार भी तलवार ही था, इसलिए जब उसने ये शब्द देखे तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि इसके बाद उसने थोड़ा भौएं चढ़ाई। क्या ये ब्लड मून वही है जिसका जिक्र सीनियर आइटम स्पिरिट ने किया था? ऐसा होना चाहिए। आदर्श ने भी चिंतनशील नजर से देखा। वो नहीं जानता था कि ब्लड मून एक संगठन है या कोई व्यक्ति। एज्योर यांग लॉर्ड जिसने ये शब्द पीछे छोड़े हैं, स्पष्ट रूप से पहले भी ब्लड मून के साथ लड़ चुका था। हालांकि ये ज्ञात नहीं था कि डिस्क एरे चित्रों में नीला वस्त्र पहने तलवारबाज नीला यांग भगवान ही था या नहीं। फॉन्ट के तलवार जैसे स्ट्रोक आदर्श को परिचित थे।
नीला वस्त्र पहने तलवारबाज की तलवार उसके व्यक्तित्व जैसी थी। वे अपनी सनक और अपनी इच्छा के अनुसार काम करते थे। अगर नीला वस्त्रधारी तलवारबाज नीला यांग भगवान था तो उसके शब्द यहाँ कैसे आए? क्या ऐसा हो सकता है कि जब प्राचीन महान महारानी ने महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र की स्थापना की थी तब नीला वस्त्रधारी तलवारबाज भी उसमें शामिल था? ब्लड मून, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन, वो लंबे समय से अस्तित्व में था, शायद बहुत लंबे समय से। महान साम्राज्य के रहस्यमय राज्य की स्थापना के बाद से कितने हजार साल बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। ये महल यहाँ चुपचाप खड़ा था और ज्यादातर समय खाली पड़ा रहा। पता नहीं चला कि अतीत में यहाँ रहने वाले लोग कहाँ चले गए। हालांकि रक्तिम चंद्रमा तब से लेकर आज तक बना हुआ था। अब वो एक बार फिर महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रकट हुआ था। रहस्य और छिपे हुए खतरे ने आदर्श को एक अशुभ एहसास दिया। इसके अलावा शब्द सील भगवान रसातल आदर्श चकित। क्या ईश्वरीय रसातल ईश्वरीय दफन रसातल हो सकता है? ज्योति को आदर्श के गॉड एडवेंट टॉवर के पिछले कुछ स्तरों के अनुभव के बारे में पता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नीले वस्त्रधारी तलवारबाज के बारे में भी पता था। वो भी उत्सुक थी। इतने सालों बाद भी ये महल नया सा लग रहा था और खंभों पर एक हल्की सी ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। साफ था कि कोई न कोई व्यवस्था इस इमारत को लगातार संभाले हुए है। अत्यधिक बर्फीले मैदानों को पार करके इस महल तक पहुंचने के बाद श्वेत वस्त्रधारी महिला के अनुसार ये महल महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक होना चाहिए था। फिर भी नीला यांग भगवान यहां अपने शब्द छोड़ गए। चलो अंदर चलते हैं, आदर्श ने कहा। इन सवालों का जवाब महल के अंदर हो सकता है। महल के अंदर न तो कोई था और न ही कोई आवाज। एक और दरवाजा जो न जाने कितने सालों से बंद था, आदर्श ने धीरे से धक्का देकर खोला और महल से ठंडी हवा बाहर आने लगी। ये हवा अपने साथ उदासी की भावना लेकर आई, जिससे आदर्श और ज्योति थोड़ा हल्का महसूस करने लगे। उसी समय एक विशेष ऊर्जा का उतार चढ़ाव महल से बाहर फैल रहा था। आदर्श के पास बैंगनी क्रिस्टल था और ज्योति एक मार्शल आर्ट जीनियस था, इसलिए वे दोनों इस उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। खासकर आदर्श। उतार चढ़ाव को महसूस करने के अलावा उसे ये भी एहसास हो रहा था कि महल से एक बहुत तेज आभा निकल रही थी। ये आभा उतार चढ़ाव में छिपी थी और उन दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आदर्श ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। महान महारानी का रहस्यमय राज्य हर तरह से अजीब था, यहां तक कि ये महल भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। महल के अंदर सब कुछ खाली था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें सांसों की हल्की सी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आदर्श और ज्योति सावधानी से महल के भीतर दाखिल हुए और इसी समय उन्होंने एक ठंडी आवाज गूंजती सुनी, बधाई हो साधक, तुम ईश्वर आगमन मीनार के 5वें तल में प्रवेश कर चुके हो। ओ, भगवान आगमन टॉवर का 5वां स्तर। आदर्श कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। ये गॉड एडवेंट टॉवर का 5वां तल था। आदर्श और ज्योति ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वो ठंडी आवाज पहले भी कई बार सुनी थी। ये गॉड एडवेंट टावर की आइटम स्पिरिट की नहीं, बल्कि किसी एरे से निकली आवाज थी। जब कोई यहां कदम रखता तभी ये व्यूह रचना सक्रिय होती। तभी ठंडी आवाज जारी रही, महान महारानी का तिजोरी यहां है। आपके पास 3 भव्य हॉल में प्रवेश करने की योग्यता है। पहला हॉल है सन शूटिंग 9 डेथ्स हॉल, सूर्य शूटिंग 9 मौतें हॉल। इस अजीब नाम ने आदर्श को हैरान कर दिया और इसी क्षण आदर्श और ज्योति ने अचानक अपने आसपास के माहौल में एक बदलाव महसूस किया। जो कभी एक शांत और अंधेरा भव्य हॉल था, अब एक दैवीय और भव्य महल बन गया था। दिव्य महल के अंदर से निकलने वाला प्रकाश अत्यंत चकाचौंध कर देने वाला था। भव्य हॉल चौड़ा था और हॉल के चारों ओर कुंडलित ड्रैगन स्तंभ खड़े थे। ये कुंडलित ड्रैगन स्तंभ मिलकर हॉल की छत तक पहुंच रहे थे और फिर वे एक ड्रैगन सिर बन गए जो नीचे की ओर झुका हुआ था। ड्रैगन सिर के बीच में एक धनुष था। धनुष के चारों ओर 9 सूर्य थे जो अत्यंत चमकीले थे। धनुष की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई थी। धनुष के अग्रभाग पर 2 ड्रैगन खुदे हुए थे और हर ड्रैगन की पीठ पर एक नुकीला ब्लेड था। पूरा धनुष एक ठंडी धात्विक चमक बिखेर रहा था। इसका आधार रंग बिना किसी अशुद्धि के सुनहरा था। हालांकि धनुष के चारों ओर रक्त लाल रंग के कई डिजाइन थे। धनुष पर 4 प्राचीन शब्द लिखे थे, सूर्य 9 मृत्युओं की शूटिंग। धनुष का नाम यही है, सूर्य 9 मौतों शूटिंग धनुष। सूर्य शूटिंग 9 मौतें हॉल। धनुष का नाम ही उस भव्य हॉल का नाम था। ये पहला भव्य हॉल था जिसमें आदर्श और ज्योति को प्रवेश करने का अधिकार था। ऐसा लग रहा था जैसे ये भव्य हॉल खास तौर पर आदर्श के लिए ही तैयार किया गया हो। आदर्श जानता था कि ईश्वरीय आगमन मीनार में बुद्धि है। ये सबके लिए अलग अलग अवसर तैयार करती है। सन शूटिंग में 9 मौतें। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में आकाश में 10 सूर्य थे जिन्होंने पृथ्वी को झुलसा दिया था, जिससे कोई भी पौधा नहीं उग पाया। कई वर्षों तक सूखा पड़ा और कठिनाइयां रहीं। एक प्राचीन देवता ने हाथ में दिव्य धनुष लेकर 9 सूर्यों को मार गिराया और एक को छोड़ दिया।
वही सूर्य वर्तमान सूर्य बन गया। सन शूटिंग 9 डेथ्स बो का नाम संभवतः इसी किंवदंती के कारण पड़ा। आदर्श ने धनुष की ओर देखा। खतरे का वो हल्का सा एहसास जो उसे जकड़ गया था, इसी धनुष से आया था। ये ऐसा धनुष था जो इंसान को खतरे का एहसास करा सकता था। उस पर लाल लाल निशान बहते खून जैसे थे, और अगर कोई दूसरी नजर डाले तो वो किसी मदहोशी की हालत में पहुंच सकता है। आदर्श को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि कोई कमजोर योद्धा यहां आया तो धनुष को देखकर ही वो अपना रास्ता खो देगा और रक्त के तेज बहाव से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सूर्य 9 मौतों की शूटिंग हॉल। ये भव्य हॉल शायद मेरे लिए एक अवसर तैयार कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि सूर्य 9 मौतों की शूटिंग धनुष के अलावा और क्या है। सुनहरे लाल भव्य हॉल में आदर्श उछलकर हॉल की छत तक उड़ गया और सूर्य शूटिंग 9 मृत्यु धनुष को पकड़ लिया। क्षण भर में एक पहाड़ जितना भारी वजन आदर्श की बाह में आ गया, जिससे उसका शरीर डूब गया और वो तेज गति से नीचे गिर गया। बूम! आदर्श जमीन पर भारी होकर गिरा। उसके पैर कुछ सुन्न से हो गए। धनुष लगभग एक बच्चे की कलाई जितना मोटा था, लेकिन इसका वजन इतना अधिक था कि इसे उठाने के लिए आदर्श को अपने शरीर की पूरी युआन क्यूई लगानी पड़ी। जब आदर्श ने सूर्य शूटिंग 9 डेथ्स धनुष उठाया तो उसे अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ। नीचे देखते हुए उसने महसूस किया कि उसकी बाह पर मौजूद स्वर्ग के निशान तेजी से गायब हो रहे थे। कुछ ही सेकंड में वे सभी गायब हो गए। ये सब खत्म हो गया। आदर्श कुछ स्तब्ध रह गया। सूर्य शूटिंग 9 डेथ्स धनुष इकट्ठा करने के बाद उसके सारे संचित एम्पायरियन चिन्ह समाप्त हो चुके थे। ये बहुत तेज था। तभी आवाज गूंजी, सूर्य 9 मृत्युओं को भेदने वाला धनुष महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के सर्वोत्तम खजानों में से एक है। ये धनुष विश्व वृक्ष से बना है और धनुष पर लाल घुमावदार आकृति देवताओं के रक्त की है। पहले हुए परीक्षणों में तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर इसे प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन बड़ी विपत्ति के निकट आने के साथ मिस ने अपनी नींद से पहले तुम्हारे लिए अपनी विरासत का कुछ हिस्सा छोड़ने का फैसला किया है और आशा है कि तुम इसकी वास्तविक कीमत बढ़ा सकोगे। पहले तो आवाज ठंडी और भावनाहीन थी, लेकिन अब उसमें उदासी के संकेत थे। इन 3 भव्य हॉलों में आपके लिए अवसर तैयार हैं। अपना आचरण अच्छा रखें। आवाज समाप्त होने के बाद उसकी प्रतिध्वनि गायब हो गई। मिस, वह शायद गॉड एडविन टावर की आइटम स्पिरिट थी। आदर्श ने सूर्य को 9 मृत्युओं का निशाना बनाने वाला धनुष चलाया। सचमुच इस समय उसके पास धनुष की कमी थी। जहां तक आने वाली बड़ी विपत्ति का सवाल है, आवाज किस बात की ओर इशारा कर रही थी? आदर्श ने बाएं हाथ में धनुष पकड़ा और दाएं हाथ से उसने पवन पीछा करने वाला तीर निकाला। तीर चढ़ाने के बाद पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो धनुष को खोल नहीं पाया। कितना भारी धनुष! एक विचार के साथ शुद्ध यांग युआन क्यूई आदर्श के शरीर में प्रसारित हुई। खुला! आदर्श चिल्लाया। उसके पीछे एक धुंधली सी सुनहरे कौवे जैसी प्रेत छवि प्रकट हुई और शुद्ध यांग नियमों के सहारे वो आखिरकार सूर्य की ओर इशारा करते हुए 9 मृत्युओं वाले धनुष को थोड़ा सा खोलने में कामयाब रहा। जैसे ही उसने दिव्य धनुष को खोला, धनुष के शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी धनुष की डोरी की ओर एकत्रित हुई और अंततः पवन पीछा करने वाले बाण पर केंद्रित हो गई। अचानक जो एक साधारण पवन पीछा करने वाला तीर था, अब दिव्य प्रकाश से मोहित हो गया। उसका पूरा शरीर स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठा, मानो उसमें असीम ऊर्जा समा गई हो। कितनी भयानक ऊर्जा है! आदर्श हैरान रह गया। एक धनुष असल में तीर को इस तरह बदल सकता है। यहां तक कि साधारण धातु को भी दिव्य सोने में बदला जा सकता है। और ये तो बस वो उसे थोड़ा सा खोल रहा था। अगर वो उसे पूरा खोल भी पाता तो उसे नहीं पता था कि उसके आगे क्या नजारा होगा। आदर्श धनुष अपने पास रखा और तीर चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे लग रहा था कि अगर उसने सूर्य शूटिंग 9 मृत्यु धनुष को जरा सा भी खींच लिया तो तीर छोड़ते ही उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आदर्श धनुष पर बने घुमावदार लाल पैटर्न को छूने से खुद को नहीं रोक पाया। आवाज ने बताया कि ये लाल रेखा असल में देवताओं का खून है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि आवाज किन देवताओं की बात कर रही थी। वो शुद्ध यांग तलवार हॉल से मिली टूटी हुई तलवार के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। टूटी हुई तलवार भी खून से सनी हुई थी। वो खून उस कांसे के दानव से आया था जिसे शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक ने काटा था, और खून की कुछ बूंदें एक दिव्य तलवार को जंग लगने के लिए काफी थी। आदर्श, इधर देखो! ज्योति ने अचानक आदर्श को पुकारा। आदर्श ने उसकी तरफ देखा और देखा कि भव्य हॉल के एक तरफ एक ऊंचा मंच था। उस ऊंचे मंच पर एक सुनहरी किताब रखी थी। आदर्श पास आया और किताब को छुआ। पन्ने पतले थे, मानो ब्लेड की धार हों, बेहद तेज थे। किताब के मुख पृष्ठ पर लिखा था, अद्भुत इंद्रधनुषी तलवार, नीला यांग भगवान। ये शब्द बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे पहले पत्थर के खंभे पर खुदे हुए थे। ये एजियोर यांग लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई एक हस्तलिखित पुस्तक है। आदर्श ने किताब पलटकर खोली। उसके अंदर कोई साधना तकनीक नहीं थी, बल्कि नीला यांग भगवान द्वारा छोड़ा गया एक निबंध था।
अजूर यांग भगवान के शब्द प्राचीन पाठ के रूप में थे और उनका फॉन्ट एक आड़ी तिरछी रेखाओं जैसा था। ये अपरंपरागत और अनियंत्रित था, इसलिए शब्दों की पहचान करना बहुत मुश्किल था। आदर्श और ज्योति ने इसे साथ मिलकर पढ़ा और उस पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि वे लिखी हुई बातों का एक छोटा सा हिस्सा समझ पाते। हालांकि इस छोटी सी जानकारी ने आदर्श और ज्योति को इतना हैरान कर दिया कि वे अवाक रह गए। पुस्तक में एज्योर यांग लॉर्ड ने दुनिया को कहा कि स्वर्गयुग दुनिया स्वर्गयुग जगत में थी और एज्योर यांग लॉर्ड स्वर्गयुग जगत से परे से आया था। आदर्श को कभी नहीं पता था कि स्वर्गयुग जगत के परे क्या है, लेकिन वो जानता था कि स्वर्गयुग जगत पूरी दुनिया नहीं थी। बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए केवल बैंगनी क्रिस्टल मूल जो उसने प्राप्त किया था वो स्वर्गयुग जगत के शक्ति स्तर से कहीं अधिक था। वो हमेशा ये जानना चाहता था कि स्वर्गयुग जगत की दुनिया से परे की दुनिया कैसी है, और अब अंततः उसे इसकी एक झलक मिल गई। पुस्तक के प्रारंभिक अंश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। आदिकाल में अनंत ब्रह्मांड में धुंधली अराजकता से 12 बड़े विश्वों का जन्म हुआ। इन लोकों में स्वर्गीय दाव थे। स्वर्गीय दाव सर्वोच्च था। अराजकता में इसने कई स्वर्गीय देवताओं, पूर्वज देवताओं को जन्म दिया और इन देवताओं को एक स्वर्गीय दाव का प्रभारी नियुक्त किया गया। ये कहा जा सकता है कि देवता अनंत काल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब अकल्पनीय रूप से लंबी अवधि बीत जाती है तो देवता भी मर सकते हैं। इस तरह अराजकता से उत्पन्न पूर्वज देवता धीरे धीरे लुप्त हो गए। बाद में मानव, दानव और उजाड़ जानवर जैसी प्रजातियां प्रकट हुईं, जिन्होंने 12 बड़े लोकों में निवास करना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति पतित पूर्वज देवताओं की तुलना में कहीं अधिक कमजोर थी, लेकिन कमजोर जीवों में भी स्वर्ग और पृथ्वी के समान स्तर पर बैठने की महत्वाकांक्षा थी। इन अस्तित्वों के बीच धीरे धीरे मार्शल आर्ट का उदय हुआ। मार्शल आर्ट का सार वो मार्ग था जिसके माध्यम से ये कमजोर अस्तित्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करते थे। मार्शल आर्ट के जन्म के बाद 12 बड़े लोग जटिल हो गए। जो लोग अपने मार्शल पथ में सफल होते वे अपने गुट बनाते और खुद को राजा कहते, या कुछ रहस्यमय लोकों में एकांतवास में चले जाते और भटकते हुए खानाबदोश बन जाते। विरासत और संसाधनों के लिए लड़ाई का कोई अंत नहीं था। उस दौर को यूं कहा जा सकता था कि हर तरह के बदमाश बेलगाम घूम रहे थे। शुरू से ही संघर्ष होते रहे, जिन्हें तब तक रोका नहीं जा सका जब तक कि विश्व का एकीकरण नहीं हो गया। प्रत्येक 12 विश्व में एक शक्ति उभरी जो अपने अपने विश्व को नियंत्रित कर सकती थी। 12 लोकों के स्वामी अलग अलग जातियों से थे। उनकी शक्तियां अथाह थीं और वे आमतौर पर अपनी दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुटों के नेता होते थे। लोगों ने इन लोकों के स्वामियों को 12 दिव्य सम्राट की उपाधि दी, और जिन विश्वों पर उनका नियंत्रण था उन्हें 12 स्वर्ग कहा जाता था। 12 एम्पायरियन स्वर्ग थे। यांग भगवान, 9 आत्माएं, अमर, 5 तत्व, आदिकालीन, 10,000 राक्षस। जहां तक इज़्योर यांग लॉर्ड का प्रश्न है, वो यांग भगवान एम्पायरियन स्वर्ग से आया था। यांग देव के स्वर्ग पर शासन करने वाले दिव्य सम्राट को यांग देव कहा जाता था। शुद्ध यांग नियमों में यांग देव की सिद्धि ब्रह्मांड के बराबर पहुंच गई थी। यांग भगवान एम्पायरियन स्वर्ग में सर्वोच्च दिव्य सम्राट के अलावा 72 दिव्य भगवान थे। ये 72 दिव्य प्रभु अपनी सर्वोच्च स्थिति में शक्तिशाली थे। उनकी उपाधियां निश्चित थीं। जहां तक अजूर यांग प्रभु का प्रश्न है, वो एक दिव्य प्रभु थे और यही उनकी उपाधि थी। तो नीला यांग भगवान एम्पायरियन स्वर्ग के 72 दिव्य भगवानों में से एक है। दिव्य प्रभु की 72 उपाधियां कोई आकस्मिक उपाधियां प्रदान नहीं थीं। हस्तलिखित पुस्तक के अनुसार आदिकाल में अस्त व्यस्त ब्रह्मांड के अंत के बाद स्वर्गीय दाव को नियंत्रित करने वाले पूर्वज देवताओं का भी विनाश हो गया था, और उस क्षण 12 एम्पायरियन स्वर्गों में बचे हुए स्वर्गीय दाव कानूनों ने पूर्वज देवताओं की ओर से किसी भी प्रतिबंध के बिना अपने स्वयं के सर्वोच्च दाव चिन्हों का गठन किया। यांग भगवान के स्वर्ग में 72 सर्वोच्च दाव चिन्ह थे, जिनमें महान दाव कानून निहित थे। प्रत्येक सर्वोच्च दाव चिन्ह एक विशिष्ट दाव का प्रतिनिधित्व करता था, और ये दाव चिन्ह 72 दिव्य प्रभुओं को वितरित किए गए। वे एक शाही मुहर बन गए जो एक दिव्य प्रभु का प्रतीक और अधिकार था। केवल दिव्य भगवान रॉयल सील को नियंत्रित करने से ही कोई वास्तव में 72 दिव्य लॉर्ड्स का सदस्य बन सकता था। दिव्य प्रभु की शाही मुहर एक दिव्य प्रभु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ये न केवल उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक थी, बल्कि उनकी शक्ति का भी प्रतीक थी। एक सच्चा दिव्य प्रभु की शाही मुहर को अपने शरीर में परिशोधित करता था, फिर वो उसे अपने रक्त से गलाता था, जिससे उसे दिव्य प्रभु की शाही मुहर से अपार शक्ति प्राप्त होती थी। प्राचीन काल से ही सुख दुख एक दूसरे के साथ आते रहे हैं, इसलिए ऐसे शक्तिशाली दिव्य प्रभु की शाही मुहर के लिए स्वाभाविक रूप से अनगिनत योद्धा थे जो उसे पाने के लिए लालायित रहते थे। इसलिए यांग देव के स्वर्ग में दिव्य प्रभु के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करना कोई आसान काम नहीं था। इससे हर तरफ से चुनौतियां और हत्याएं हो सकती थीं। कौन जानता था कि वरुण यांग भगवान एम्पायरियन स्वर्ग में एक शीर्ष व्यक्ति था।
हालांकि किताब में इसका विस्तार से वर्णन नहीं था। आदर्श को ये जानने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि 12 स्वर्गों में से हर एक में विशेषज्ञ मौजूद थे। वे स्वर्गयुग जगत की दुनिया से कहीं बेहतर थे। आदर्श को अब एहसास हुआ कि शुद्ध यांग तलवार महल का मालिक और वो कांसे का दानव जिसे उसने भ्रम में देखा था, संभवतः 12 स्वर्गों में से एक थे। जब आदर्श ने आखिरी पन्ना पलटा तो उसे किताब में एक टोकन लगा हुआ दिखाई दिया। टोकन के आगे की तरफ वरुण यांग लिखा था और पीछे की तरफ टोकन लिखा था। टोकन? आदर्श ने टोकन उठाया। वो भारी था और ठंडा लग रहा था। जिस चीज से वो बना था वो न तो धातु थी और न ही जेड। आदर्श ने पहले कभी ऐसा पदार्थ नहीं देखा था। शायद वो 12 स्वर्गों से आया था। टोकन हटाने के बाद आदर्श ने प्राचीन पुस्तक को देखा। जहां टोकन लगा हुआ था वहां एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, वरुण टोकन। इसे परिशोधित करने के बाद कोई भी नीला यांग महल और गॉड एडवेंट टॉवर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है। ओ! आदर्श की आंखें चमक उठीं। इस टोकन का इतना असर था और ये इस भव्य हॉल की चाबी के बराबर था। टोकन हाथ में लिए आदर्श टोकन से उत्सर्जित ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। ये उतार चढ़ाव उस भव्य हॉल को बनाए रखने वाली संरचनाओं में प्रतिध्वनित हो रहा था। मैं देखता हूं टोकन के साथ मैं इस भव्य हॉल में सरणी को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित कर सकता हूं। आदर्श ने अपनी इंद्रियों के आधार पर इसे तुरंत समझ लिया। आदर्श, जब शक्तिशाली प्राचीन व्यक्ति कोई निवास बनाते हैं तो वे आमतौर पर एक मुख्य वस्तु स्थापित करते हैं। इसे परिशोधित करना निवास के आधे स्वामी बनने के बराबर होगा। आपको इस वरुण टोकन को परिशोधित करना चाहिए, ज्योति ने आदर्श के पास खड़े होकर कहा। नीला यांग महल महान साम्राज्ञी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में से एक था। इसमें स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने मात्र से ही इस टोकन का मूल्य अकल्पनीय हो जाता था। अगर इसे रहस्यमय क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता तो स्वर्गयुग जगत की सभी गुट इसे पाने के लिए लालायित हो जाते। अगर उन्हें पता चलता कि ये 12 स्वर्गों के दिव्य स्वामी में से किसी एक द्वारा छोड़ा गया टोकन है तो वे इसे हर कीमत पर पाने की होड़ में लग जाते। स्वर्गयुग जगत के गुटों के लिए 12 स्वर्ग एक रहस्यमय और दूरस्थ अस्तित्व थे। बेशक ज्योति भी ऐसा ही खजाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि आदर्श के प्रयासों से ही वो इस स्तर तक जीवित पहुंच पाई थी और उसे ईश्वरीय आगमन मीनार का मूल दर्शन संभव हुआ था। टोकन को नजरअंदाज करते हुए उसे लगा कि अगर यहां सारे मौके आदर्श को भी दिए जाएं तो भी यही सही होगा। आदर्श ने कई बार उसकी जान बचाई थी। इसके अलावा ज्योति के मन में आदर्श के लिए खास भावना थी। ज्योति को लगता था कि आदर्श को मौका मिलना उसके लिए खुद मौका पाने जैसा है। ओह ठीक है, जब समय आएगा तो हम इसे साथ मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आदर्श के बोलने के बाद उसने अपनी युआन क्यूई को प्रसारित किया और टोकन पर अपना रक्त और क्यूई अंकित कर दिया। इस तरह आदर्श और टोकन का आपस में रक्त संबंध हो गया। जब तक वो चाहे वो अपनी अनुभूति को पूरे एज्योर यांग पैलेस में प्रसारित कर सकता था और भव्य हॉल में ऊर्जा के उतार चढ़ाव के हर निशान को महसूस कर सकता था। आदर्श ने कहा, वरुण भगवान ने न केवल स्तंभ पर एक हस्तलिखित पुस्तक छोड़ी, ये टोकन भव्य हॉल को भी नियंत्रित कर सकता है, जिससे गॉड एडवेंट टॉवर में आसानी से प्रवेश संभव हो जाता है। ऐसा लगता है कि महान महारानी के साथ उनका रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं था। किताब पढ़ने के बाद आदर्श ने कुछ अनुमान लगाए। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन महान महारानी के बारे में कुछ भी न सुनने की वजह ये थी कि वो 12 स्वर्गों में चली गई थीं? काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई नहीं बता सका कि वास्तव में क्या हुआ था। आदर्श द्वारा टोकन को हटा दिए जाने के बाद भव्य हॉल में स्थित व्यू अचानक सक्रिय हो गया, जिससे प्रकाश का एक द्वार प्रकट हुआ। आदर्श और ज्योति ने एक दूसरे को देखा। पहले उस ठंडी आवाज ने कहा था कि वे 3 भव्य हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रकाश के द्वार के पार जो था वो दूसरा हॉल हो। आदर्श और ज्योति हाथों में हाथ डाले प्रकाश के द्वार से अंदर आए। दृश्य बदलने से पहले उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक चमकती हुई रोशनी देखी। बहते पानी पर एक छोटा सा पुल था और जंगल में एक छोटी सी इमारत। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था, मानो कोई क्रिस्टल जैसा स्वर्ग हो। चाय की मेज पर प्याले रखे थे और मंडप के अंदर एक जीथर रखा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अभी भी कोई रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे मालिक अभी अभी कुछ समय के लिए यहाँ से गया हो। आदर्श को भी शुरुआत में ऐसा ही एहसास हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो रहा था। उसकी आंखों के सामने का दृश्य किसी खास क्षण पर हमेशा के लिए एक सरणी द्वारा स्थिर हो गया था। तूफान थम जाने के बाद हम जीवन भर यहीं साथ रहेंगे। आदर्श ने जीथर के पास एक पत्र देखा। उस पर लगी स्याही ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी लिखी गई हो। हालांकि उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, फिर भी लिखावट देखकर पता चल रहा था कि ये वरुण भगवान द्वारा छोड़ा गया है। लगता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वरिष्ठ वरुण भगवान को वरिष्ठ महान महारानी का युगल साधना साझेदार होना चाहिए। आदर्श को स्तंभ पर वरुण भगवान द्वारा छोड़े गए शब्द याद आए। नीला इंद्रधनुष रक्त चंद्रमा को भेदता है, बर्फ की ठंड भगवान रसातल को सील करती है।
कविता की पहली पंक्ति में स्वयं वरुण भगवान का उल्लेख है और दूसरी पंक्ति में प्राचीन महान महारानी का उल्लेख है। जहां तक महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र का प्रश्न है, तो संभवतः इसे प्राचीन महान साम्राज्ञी और वरुण भगवान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया था। अमर जैसे साथियों की कितनी अच्छी जोड़ी है। ज्योति ने धीरे से अपना हाथ जीथर पर फेरा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। दोनों की स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाली मध्याह्न रेखाएं थीं और वो उत्तराधिकारी नामित थीं। इसलिए हालांकि ज्योति और प्राचीन महान महारानी के बीच कभी संपर्क नहीं हुआ था, फिर भी उनके बीच एक अवर्णनीय स्नेह था। जैसे ही उसने जीथर को छुआ, उसे लगा जैसे वो उस महिला को एकांत में बर्फ में जीथर बजाते हुए देख सकती है। जहां तक वरुण भगवान की बात है, वो चाय की मेज पर उसके बगल में बैठा संगीत का आनंद लेते हुए शराब पी रहा था। ऐसा जीवन सचमुच ईर्ष्यापूर्ण था। ज्योति का दिल इसके लिए उत्सुक था और उसने अनजाने में आदर्श की ओर देखा। इस पत्र को देखकर वरिष्ठ वरुण भगवान और प्राचीन महान महारानी लौटने की योजना बना रहे थे, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। मुझे आश्चर्य है कि उनका सामना किससे हुआ होगा। आदर्श ने थोड़ा सा मुंह बनाया, क्योंकि जो चीज वरुण भगवान और प्राचीन महान महारानी के स्तर की है, वो कभी वापस न आने की हद तक स्थिर नहीं हो सकती। असल में जो हुआ था वो शायद उसकी कल्पना से कहीं आगे था। छोटी सी इमारत में सब कुछ ताजा और सुंदर था, यहां तक कि फूलदान भी सर्दियों के बेरों से खिले हुए थे। आदर्श और ज्योति प्राचीन महान महारानी और वरुण भगवान के सम्मान में इमारत में हल्के से चले। वे इमारत में किसी भी चीज को परेशान नहीं करना चाहते थे। ओ, वहां, ज्योति ने इशारा किया। महारानी के कमरे में एक साधारण और न्यूनतम किताबों की अलमारी थी। इमारत में सब कुछ एक नजर में देखना आसान था और वहां कुछ भी खास नहीं था। किताबों की अलमारी जेड स्क्रॉल से भरी हुई थी। आदर्श ने ज्योति की तरफ देखा और पाया कि आमतौर पर उदासीन रहने वाली ज्योति की सांसें तेज हो गई थीं। वो जानता था कि इस वक्त वो शांत नहीं हो सकती। अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियंस के कारण उसने बहुत सी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थीं। उसने अपनी समाप्त हो चुकी मेरिडियंस को जोड़ने और अपनी किस्मत बदलने की कसम खाई थी। और अब किताबों की अलमारी में उसे शायद उस मौके का एक संकेत मिल जाए। चाहे वो कितनी भी उदासीन क्यों न हो, इस पल वो बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। इस क्षण उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका दूसरा हाथ किसी दूसरे हाथ से ढका हुआ है। ज्योति ने आदर्श की ओर देखते हुए फुसफुसाया, हम पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। हम प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई समाप्त मध्याह्न रेखाओं को जोड़ने का तरीका जरूर खोज लेंगे। ये बस समय की बात है। एन ज्योति ने सिर हिलाकर किताबों की अलमारी पर रखे जेड स्क्रॉल को हल्के से छुआ। किताबों और जेड स्क्रॉल पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था, मानो किसी ने उन्हें बार बार साफ किया हो।